नमस्कार। तकिया टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि यह वर्ष जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष में तकिया टीवी नेटवर्क की ओर से हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियाँ आपको सुना रहे हैं। आप इसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करते हैं तो खुशी होती है। आज मैं उनकी एक ऐसी कहानी लेकर आ रहा हूँ जो फणीश्वर नाथ रेणु ने 1944 में रचना लिखी थी और वह है पहलवान की ढोलक शीर्षक है। और इस कहानी का पाठ कुछ इस प्रकार है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों का बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी की ओर जाना चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा और सफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और क्या करने की आवाज, हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इसे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घोड़ों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते हैं। संध्या या गंभीर रात्रि में सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषण ताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या के प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, चट धा गिरधा, चट धा गिरधा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा, चटाक चट धा, यानी उठा पटक पटक दे, उठा कर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहा करता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर की हो। जिले भर के लोग उन्हें नाम से परिचित अवश्य थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उसे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर
45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उसे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसके नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे की तरह चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब में पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर, जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह से अपनी जोड़ी और उसके सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चों की तरह टाइटल प्राप्त की थी। इसलिए वह दंगल में मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उसे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल में शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा, मरा मरा। पर बारे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुआई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुकुम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध में पागल होकर बहुत लुट्टन पर गालियां की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पास से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी को शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद कर दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। चट धा गिड़धा, चट धा गिड़धा। बड़ी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढेना ढाक ढेना ढाक ढेना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कस कर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिरधा, चट गिरधा, चट गिरधा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने की हो रही थी। राजमल बहुमत चांद के पक्ष में था। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसे ताल पर अपनी शक्ति और दाव पेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, ढाक धिना तिरकट धिना, धाक धिना तिरकट तिना। लुट्टन का स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा है, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जाओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। बारे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल गया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था।
मोटी और भौंडी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चट धा, चटाक चट धा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पे दे मारा। दिख देना अर्थात चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा। धा गिर गिर, धा गिर गिर, धा गिर गिर। वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामचंद्र की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से सारा आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे बालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे रे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंख पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों को ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का दुसाद सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेप्ड चेहरे का संकुचित करते हुए कहा, अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवान को मिट्टी सुंघा कर रख दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर याली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकोड़ कर बाघ दहाड़ता। हाऊ हाऊ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुरबाड़ी के सामने पहलवान गरजता, महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपने दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वभाव की हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्लों को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूस, ठुड्डी को पान के रस लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटते समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अवड़क का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह में पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वापस आता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिमाण घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसमें यह दंगल में ढाल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उसे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए निराश होकर लंगोट लगाकर देह पर मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूँ ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास निकल पड़ता था, वाह
बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही अपने राज दरबार में भावी पहलवान घोषित कर चुके थे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से ये कसरत करवाता। दोनों दोपहर में लेटे लेटे दोनों को संसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज़ का पूरा ध्यान रखना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज़ से प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले अपने ढोलों को प्रणाम करना, समझे? ऐसी बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाए, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलेज से आते ही राज कार्य अपने हाथ में लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलता आ गई थी राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उस परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल के स्थान घोड़े के रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, हरी बोल। नए मैनेजर ने कहा, हरी बोल। पहलवान को साफ साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक लेकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के पहलवान ये किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में दोनों पुत्रों को ही ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ लाते उसी में गुजर होती थी। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्राच सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी थी। दोनों में खलबली मची हुई थी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी, शायद सूर्य के प्रकाश में। सूर्य होते ही लोग कांखते, कूखते, कराहते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे। और क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो हो गया वह तुम्हारा नहीं था और जो है उसी को देखो। भैया, घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते हैं तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वो संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न महामारी को सर्वनाश गति से रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े रहे, असह वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो, बाजा वाला ताल बजाओ। चटाक धक धा चटाक
चट धा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा से उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा कि दोनों बच्चे जमीन पर निष्पंद पड़े हुए हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए हैं। एक के दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी और एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जंघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मल कर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर उठ लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान का कुछ दिलेर, किंतु ये रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी थी। रात में सियारों ने सुगठित बाईं जांघ के मांस को खा डाला था, पेट पर भी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलाते समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। पास में ही ढोलक लुढ़की पड़ी थी। सियारों ने ढोलक को भक्ष्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ डाला था। और यह थी उसकी कहानी, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी, पहलवान की ढोलक। फणीश्वरनाथ रेणु जिस कहानी को 1944 में लिखा था। ये कलाकारों के अंतरात्मा, अंतर्वेदना और उसकी हिम्मत के साथ साथ उसकी शक्ति का भी परिचायक है। धन्यवाद।